नमस्कार साथियों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के में एक महत्वपूर्ण विचारक जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। जीन जैक्स रूसो, जो कि मूलतः फ्रांसीसी विचारक के रूप में जाना जाता है, ये एक संविदावादी या राज्य की उत्पत्ति में जो समझौतेवादी विचारक है उनमें एक महत्वपूर्ण विचारक था। इस विचारक ने अपने समझौते सिद्धांत के द्वारा अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जिस समझौते सिद्धांत की उत्पत्ति की बात करता है, उसमें वो ये कहता है कि व्यक्ति अपनी जो समस्त अधिकार है वो सामूहिक हित अर्थात एक सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं। इस प्रकार से रूसो जो है वो एक और फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उस क्रांति का प्रबल समर्थक, उसके साथ ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वो प्रबल समर्थक उस समय का विद्वान बन जाता है, जो सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। पॉलिटिकल दर्शन के अंदर या चिंतन के अंदर यदि रूसो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मौलिक देन कही जा सकती है तो वो उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा क्या होती है? रूसो मानवीय इच्छाओं को दो भागों में विभाजित करता है और उसके बाद में रियल या आदर्श इच्छाओं के योग को सामान्य इच्छा, जो सामान्य हित पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से वो सामान्य इच्छा के सिद्धांत द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। लेकिन रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, उसके प्रमुख तत्व क्या है, उसकी आलोचना एवं समसामयिक पॉलिटिकल आइडियाज में उसकी क्या रिलेवेंस या प्रासंगिकता है, आदि बिंदु पर आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो के जो पॉलिटिकल आइडियाज है उसमें महत्वपूर्ण उसका जनरल विल या सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में रूसो की एक अमर, मौलिक या रेडिकल देन या योगदान कहा जाएगा। रूसो ने अपने इस धारणा में स्वतंत्रता और सत्ता, हित और कर्तव्य, व्यक्तिगतता और सर्वव्यापकता में एक प्रकार का समन्वय या सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कुछ विचारकों के अनुसार रूसो लोकतंत्र, उसके विचार जो है वो लोकतंत्र की आधारशिला है तथा कॉन्ट, हीगल, ग्रीन, बोसंग के आदि दार्शनिकों का जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो भी इसी पर आधारित है। लेकिन लोकतंत्र समर्थकों ने जहां उसका स्वागत किया, वहीं निरंकुश शासकों ने इसके आधार पर जनता पर मनमाने अत्याचार भी किए। इस कारण ये भी कहा जा सकता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद होगा जितना कि रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत में रूसो कहता है कि समझौते के द्वारा समाज के लिए व्यक्ति अपनी शक्ति का जो परित्याग करता है उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा का जो होती है उसका स्थान एक सामान्य इच्छा या जनरल विल ले लेती है। सामान्य इच्छा को व्याख्यानित करने के लिए रूसो ने मानवीय इच्छाओं को दो भागों में विभाजित किया, एक यथार्थ और दूसरी आदर्श इच्छा। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रबल इच्छाएं होती है, यथार्थ अर्थात एक्चुअल जो उसकी विल या इच्छा, आदर्श अर्थात रियल विल। सामान्य रूप से यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा का एक ही हम अर्थ लेते हैं, लेकिन रूसो के द्वारा इन दोनों का प्रयोग अलग अलग और विशेष अर्थों में किया है। रूसो का मानना है कि यथार्थ इच्छा मानवीय इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। यानी जो एक्चुअल विल है वो व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित होती है। इसमें सामाजिक हित की प्राय अपेक्षा की जाती है और व्यक्तिगत स्वार्थ को उसके ऊपर महत्व दिया जाता है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है
सवित की बात करता है तब वह यथार्थ इच्छा से वशीभूत होता है और ये इच्छा भावना प्रधान इच्छा होती है। इससे वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है। व्यक्ति की ये क्रांतिकारी इच्छा होती है और इसमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण एवं अंतर्द्वंद से युक्त होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यथार्थ या एक्चुअल विल वह इच्छा है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत हित होता है, सामाजिक हित के लिए या परहित के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती। सेकंड इच्छा जो रूसो कहता है वो है आदर्श इच्छा या रियल विल। मानव की वह इच्छा जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो, वह इच्छा है जो विवेक ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। इस इच्छा के अनुसार मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मान कर चलता है और संपूर्ण समाज के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ में सामंजस्य हो जाता है तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र श्रेष्ठ इच्छा है तथा मानवीय स्वतंत्रता की घोतक है। ये व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा होती है जो स्वार्थहीन और कल्याणकारी होती है और ये इच्छा व्यक्ति के स्थायी रूप से यानी हमेशा ऐसे ही निवास करती है। व्यक्ति स्वार्थवंश ही इस आदर्श इच्छा के स्थान पर यथार्थ को अपनाता है, बाकी हमेशा ये स्थायी होती है, क्षणिक नहीं होती है, स्वार्थ विहीन होती है और साथ ही समाज के कल्याण पर या परहित पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की ये जो आदर्श इच्छा है उसका योग होती है। ये मानव की इच्छाओं का वह श्रेष्ठ भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर हो। सामान्य इच्छा निष्काम होती है, इसका उद्देश्य हमेशा ही क्या होता है, सामान्य हित होता है। यानी ऐसी इच्छा होती है जो सामान्य हित पर आधारित होती है। समाज के उन व्यक्तियों की इच्छाओं का योग है जो आदर्श इच्छा मानी जाती है। इसका संबंध सार्वजनिक बातों से होता है, व्यक्तिगत स्वार्थों से, झगड़ों से या बातों से नहीं। और सामान्य हित की बातों में यह हमेशा जन सेवा और लोक हित की भावना से प्रेरित होती है। यदि समाज के सदस्य सामान्य हित की समस्याओं पर व्यक्तिगत अथवा किसी वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो उसका परिणाम कभी सामान्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके विचार के अंदर ही उनका स्वार्थ का तत्व या अंश मौजूद होता है। इसलिए उसको हम सामान्य इच्छा नहीं कह सकते। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ यानी जो रियल विल है उनका जो उसका योग है। अतः ये सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्व संपन्न इच्छा है और इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। यदि मैं किसी स्वार्थ या उस इच्छा को पूरा नहीं करता तो समस्त समाज की सामान्य इच्छा मुझे मजबूर कर सकती है मैं उसके अनुसार आचरण करूं। यदि कोई व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। सामान्य इच्छा की पूर्णता के संबंध में रूसो का मानना है कि जिस अनुपात में लोग सार्वजनिक हित को सामने रख सकेंगे और जिस अनुपात में भी अपने व्यक्तिगत हितों को बुलाएंगे उसी अनुपात में सामान्य इच्छा पूर्ण होगी। सामान्य इच्छा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में रूसो कहता है कि सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। व्यक्ति सामाजिक समस्याओं के बारे में सबसे पहले अपने स्वयं के दृष्टिकोण को देखते हैं जिसमें उनकी यथार्थ और आदर्श इच्छा दोनों सम्मिलित होती है। लेकिन यदि जो समाज होगा वो सभ्य है और साथ ही सुसंस्कृत है तो उसमें नागरिकता की भावना है, तो विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में व्यक्तियों की स्वार्थ में अशुद्ध तथा अनैतिक जो इच्छा वाला भाग है वो समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का उदय होता है। सामान्य इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में ही निहित है और सामान्य इच्छा के निर्णय शुभ और आदर्श होते हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए क्योंकि ये सामान्य हित से प्रेरित होती है। इस प्रकार हम रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ
उसके बाद में सामान्य इच्छा का निर्माण देखा, और अब हम सामान्य इच्छा के दो तत्व देखने का प्रयास करेंगे जो इस परिभाषा से उभरकर या निर्माण की प्रक्रिया से उभरकर आता है। एक तो व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग होती है, सेकेंड सामान्य हित पर आधारित इच्छा होती है। यही सामान्य इच्छा के दो प्रमुख तत्व हैं। फिर है सामान्य इच्छा की विशेषताएं। सामान्य इच्छा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उसकी विशेषताओं और लक्ष्यों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। रूसो की सामान्य इच्छा के प्रमुख लक्षण विशेषता निम्नांकित है। नंबर 1, सामान्य इच्छा का प्रमुख लक्षण, उसकी पहली जो उसकी विशेषता है वो है एकता और अखंडता। जैसा कि स्पष्ट रूप से है कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा की विशेषता है विभिन्नता में एकता स्थापित की जाए, इसलिए विवेक युक्त और बुद्धिजन्य होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता और एकता का भाव होता है। साथ ही इसे खंडित भी नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्तियों की इच्छा को सामान्य हित पर आधारित आदर्श या रियल विल में तब्दील किया जाना है। सेकेंड, सामान्य इच्छा स्थायी और शाश्वत होती है। ये किसी भी प्रकार की भावना, आवेश, आवेगों का परिणाम नहीं होती, बल्कि मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। इस कारण ये लोगों के चरित्र का अंश बन जाती है और इसका कभी अंत नहीं होता, ये कभी भ्रष्ट नहीं होती और ये अनित्य, परिवर्तनशील और पवित्र होती है। नंबर 3, सामान्य इच्छा की एक विशेषता है सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। संप्रभु के समान ही ये अविभाज्य और अदेह है तथा संप्रभुता के समान ही सामान्य इच्छा निरपेक्ष है। प्रभु सत्ता सामान्य इच्छा में निहित है और वह इसका प्रमाण है कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रभु सत्ता को सामान्य इच्छा से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामान्य इच्छा विभाजित होती है, इसको संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 4, संप्रभुता भावनाओं और आवेश के ऊपर नहीं बल्कि तर्क और विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा होती है। ये सदैव शुभ, उचित, कल्याणकारी होती है और हमेशा जनहित के उद्देश्य को लेकर चलती है। ये सब की श्रेष्ठ आदर्श इच्छाओं का योग होती है तथा सामान्य इच्छा कभी गलत हो ही नहीं सकती। रूसो के ही शब्दों में सामान्य इच्छा हमेशा विवेकपूर्ण, न्यायसंगत होती है क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ही ईश्वर की वाणी होती है। नंबर 5, सामान्य इच्छा स्थायी होती है। इसका उद्देश्य सदैव सामान्य हित होता है। साथ ही ये सामान्य हित की बातों में लोक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। इसका उद्देश्य सदैव ही संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी या कल्याण की प्रवृत्ति सामान्य इच्छा का एक प्रमुख तत्व है। फिर है सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचना। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन में उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक देन है, परंतु साथ ही ये विवादास्पद विषयों में से एक है और उसके राज दर्शन को रूसो की एक अमूल्य देन है। फिर भी कुछ विचारकों की दृष्टि में सामान्य इच्छा का सिद्धांत यदि भयंकर नहीं तो सारहीन अवश्य है। वहीं कुछ विचारकों के लिए सिद्धांत लोकतंत्र और राजनीतिक दर्शन का बुनियादी आधार है और इसकी आलोचना या उस पर प्रमुख अपेक्ष निम्नांकित किए जाते हैं। नंबर 1, रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत अत्यंत ही अस्पष्ट है, अव्यावहारिक और जटिल है। सामान्य इच्छा के संबंध में स्वयं रूसो भी पूर्ण रूप से निश्चित नहीं है और वह अपने ग्रंथ, रूसो का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वो सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके संबंध में कई विरोधी बातें करता है और सामान्य इच्छा का निवास कहाँ है इसके बारे में निश्चितता नहीं। ना ही रूसो ने सामान्य इच्छा का मौलिक रूप प्राप्त करने का कोई साधन बताया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं बताता तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादन से मतलब ही क्या है। सेकंड, रूसो का सामान्य इच्छा का विचार यथार्थ और आदर्श इच्छाओं के अंतर पर आधारित है, जबकि आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा का अंतर व्यवहार में संभव नहीं है। मानवीय इच्छाओं को इस प्रकार से विभाजित नहीं कर सकते। मानव में सदैव ही व्यक्तिगत स्वार्थ और लोकहित की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसे एक दूसरे से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है और यदि इन दोनों इच्छाओं में ऐसा कोई विभाजन कर भी लिया जाए
तो ये निर्णय करना असंभव है कि कौन सी इच्छा यथार्थ है मानव की और कौन सी आदर्श है। नंबर 3, सामान्य इच्छा का विचार सामान्य हित, सार्वजनिक हित पर आधारित है, लेकिन सामान्य हित की परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। सार्वजनिक हित की व्याख्या हर कोई अपने अपने तरीके से करता है, और यदि किसी भी कार्य के पूर्ण होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि इसका जो परिणाम होगा वो उचित होगा। तो इस प्रकार से सामान्य इच्छा सार्वजनिक हित पर आधारित है, ये भी कहना असंभव है। नंबर 4, सामान्य इच्छा का सिद्धांत बहुत ही भयानक है। इस प्रकार से देखा जाए तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन का उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन ये धारणा कभी निरंकुश अत्याचारी राज्य की भी पोषक बन सकती है। रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को अर्पित करता है, और जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में व्यक्ति पर शासन करती है और किसी भी परिस्थिति में जनता को समाज के विरोध का अधिकार नहीं देती। तो ऐसी स्थिति में शासक वर्ग अपने स्वार्थ को ही सामान्य इच्छा का नाम दे सकता है, और कहीं न कहीं सामान्य इच्छा की धारणा निरंकुशतावाद या अधिनायक राज्य का भी पोषक बन सकती है। 5, रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा की सिद्धि के लिए सभी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय रूप से भाग लिया जाना चाहिए, लेकिन ये छोटे राज्यों में भले ही सफल हो सके। यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी स्विट्जरलैंड जैसे देश के भी कुछ ही कैंटीनों में सीमित हो गया। आज के विशाल आधुनिक भीमकाय लोकतांत्रिक राज्यों में इस तरह एकत्र होके और जनता के निर्णय संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे राज्यों में सामान्य इच्छा का सिद्धांत संभव नहीं हो सकता है, और इसलिए रूसो द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की अवहेलना एक प्रकार से लोकतंत्र की अवहेलना कही जाएगी। नंबर 6, इसके अलावा रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत की गंभीर आलोचना यह है कि रूसो की सामान्य इच्छा का ना तो सामान्य है और न ही इच्छा ही, बल्कि निराधार अमूर्त चिंतन मात्र है, और आलोचक इसे स्वीकार नहीं करते। महत्व है, परंतु आलोचनाओं के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए उनकी एक रेडिकल या मौलिक देन है। रूसो की सामान्य इच्छा ने आदर्शवादी विचारधारा की नींव डाली, जिसे आधार मानकर टी.एच. ग्रीन ने राज्य का मुख्य आधार शक्ति नहीं इच्छा को माना। इसके अलावा सामान्य इच्छा का विचार प्रजातंत्र या लोकतंत्र को बल देने वाला है, क्योंकि उसका ये मानना है कि सत्ता का आधार जन स्वीकृति है और संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और जो जन स्वीकृति जन सहमति की जो बातें आज आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में की जाती है, ये रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण देन कही जाएगी। विधि निर्माण में शासक को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अपने सिद्धांत के द्वारा रूसो ने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा सामान्य हित को प्रतिष्ठित किया है, और ये भी बताया है कि सामान्य हित जनता के आदर्श इच्छाओं का योग है, और इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है। रूसो की सामान्य इच्छा राजनीतिक कार्यों में पथ प्रदर्शन का कार्य करती है। उसके अनुसार सामान्य इच्छा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण और शासन तंत्र की नियुक्ति और उसे भंग करना है। रूसो ने एक ऐसे राज्य की स्थापना की बात की जिसमें नागरिक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, और उसका मानना है कि स्वतंत्रता और नैतिक सामान्य इच्छा के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत ने इस विचार का पोषण किया है कि राज्य एक नैतिक संगठन है जो मानव की अनुचित एवं स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर करके सामूहिक कल्याण पर बल देता है। ये सिद्धांत समाज और व्यक्ति में शरीर तथा उसके अंगों का संबंध स्थापित करके मानव के सामाजिक यानी व्यक्तिगत स्वरूप के स्थान पर सामाजिक स्वरूप को सुदृढ़ करता है, और अंत में ओसवार्न का ये कथन सत्य है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए उसका सबसे मौलिक ही नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी कहा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।